है ना, ये सारी चीजें ये बताइए संजीव जी, जी ये जो लगातार कहा जा रहा है कि अगर निशांत कुमार आगे नहीं आते तो जेडीयू एक प्रकार से बिखर जाती और जेडीयू में टूट हो जाता, कई सारे पावर सेंटर बन जाते, वो चाहे नीतीश कुमार रहते या ना नहीं भी रहते तब भी पार्टी में अलग अलग पावर सेंटर बनता और उस पावर सेंटर के बनने के बाद जेडीयू एक प्रकार से बिखर जाती। तो इसको नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है कि अगर निशांत को सत्ता में शामिल कर देते तो उनकी ज्यादा जो खास करके इन्वॉल्वमेंट है वो सत्ता में हो जाता और फिर पार्टी से उनका धीरे धीरे पकड़ कमजोर हो जाता और फिर पार्टी पर पकड़ उन्हीं लोगों का मजबूत होता जो अभी पार्टी में पकड़ मजबूत करने की स्थिति में है। तो क्या ये नीतीश कुमार चाह रहे थे कि पहले इनको पार्टी को मजबूती से पकड़ ले निशांत कुमार, और अगर निशांत पार्टी को पकड़ लेंगे तो फिर तो सत्ता तो आएगी ही, सत्ता तो कहीं नहीं जाना है, वो नीतीश कुमार को पता है चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे सत्ता में तो वो जब चाहेंगे तब शामिल हो जाएंगे। नहीं, मेरा हो सकता है ये भी पहलू है, लेकिन मेरा इसमें कुछ अलग मानना है। देखिए, नीतीश कुमार का ये स्थिति रहती है, नीतीश कुमार हायर मॉरल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि देखिए उनके अपनी जाति की जो आबादी वो 2.5% है, तो वो एक हायर मॉरल ग्राउंड पे ही पॉलिटिक्स करते हैं, कभी महिलाओं को लेकर कभी सोशल इश्यूज को लेकर, और अगर वो डायरेक्ट सत्ता में इनको बिठा देते निशांत को तो वो हायर मॉरल ग्राउंड उनके हाथ से निकल जाए। वो इसलिए कि ये आज क्या चर्चा हो रही है कि निशांत को सत्ता से कोई लगाव नहीं, निशांत सन्यासी आदमी है, हम लोग भी, और ये बात है भी, ये बात है भी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से उस पिता के द्वारा देखिए गुण मिला हुआ है, तभी तो वो लड़का कहिए जो भी या निशांत, उनको लालच नहीं किसी बात। ये मामूली बात है कि वो मुख्यमंत्री का उन्होंने बहुत अच्छी बात उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कही जिस दिन विश्वास मत हासिल कर रहे थे कि इतना स्मूथ सत्ता का ट्रांजिशन की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, स्मूथली ट्रांजिशन। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक अन्य मार्ग में नीतीश जी रहेंगे, बहुत सारे अखबारों में भी इसको छापा। उस बार भी मैंने यही कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पद हंसते हंसते त्याग दिया हो, हाँ, उनके लिए कन्या मार्ग क्या चीज है? सीएम आवास पे, बिल्कुल, उसके लिए सीएम आवास क्या चीज है ना, उसके लिए सीएम आवास कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए संजीव जी कि इसके बाद, हालांकि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि निशांत कुमार तो निकल गए हैं यात्रा पर और अभी कोई चुनाव नहीं है, इसके बावजूद भी निशांत कुमार गांव-गांव शहर-शहर जाएंगे, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, लेकिन विपक्षी नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव आएगा तभी वो निकलेंगे बाहर और वो चुनाव में जाएंगे और पूरी बिहार की जनता उनके पीछे हो जाएगी और उनको सत्ता पर बैठा देगी? उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वो अभी से 5 साल मेहनत करें और अभी से वो घर घर गांव-गांव शहर-शहर जाएं तो फिर उनकी स्थिति भी और ज्यादा मजबूत होगी, तब लोग एक प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे कि निशांत कुमार ज्यादा बेहतर या तेजस्वी यादव ज्यादा बेहतर। लेकिन यहां तो तेजस्वी यादव बिल्कुल घर में बैठ गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ने भी अपने हिसाब से बहुत मेहनत की, 20 में बहुत मेहनत की, 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, 25 में बहुत मेहनत की। हो सकता है कि उनको अंदाजा लग गया हो कि मैं कुछ भी मेहनत करूंगा उसका परिणाम एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं आ रहा, वो सोशल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है जो विनिंग फार्मूला उनको दे। एक बात है। दूसरी बात, देखिए ऐसा है कि तेजस्वी भी अब बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन हो गया, उनको पता है कि अभी जो एनडीए के पास जो लीडर है, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, और दूसरी बात है जो सोशल इक्वेशन है, उसपे वो कितना भी हाथ पैर मार ले कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत से बहुत एक आईपी गुप्ता को लेकर आए तो आईपी गुप्ता ने तो कोई सीट उनको जिताई नहीं, अपनी सीट वो भले जीत के ले गए आरजेडी की मदद। बिल्कुल। और मुकेश सहनी मतलब ढाक के 3 पात,
हम्म हाँ, ये होता है कि आरजेडी के साथ अलायंस करने से मुकेश सहनी के अपने चुनाव का खर्च कम हो जाता है, क्योंकि वो तो तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है? इसके अलावा देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला आरजेडी को, लेकिन गौर कीजिए वो वही 23% बैरियर है जो हर बार मिलता है आरजेडी। यानी कोई सिग्निफिकेंट कास्ट उनके साथ नहीं जुड़ा। और दूसरी बात है कि इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, एक मनोज झा, दूसरा संजय यादव। मनोज झा ठाकुर का कुआं जब उठा रहे थे तो वो भूल गए कि यदुकुल रघुकुल ने मिलकर लालू परिवार को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। राजपूतों की बहुत अहम भूमिका थी आरजेडी को आगे करने में, चाहे रघुवंश सिंह हो, चाहे आप देखिए प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे जगदानंद सिंह हो। तो और जगदानंद सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए ठाकुर का कुआं और ये तमाम तरह की चीजें चली, लेकिन भूल गए कि वही विश्वनाथ सिंह ठाकुर थे जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन दी। वही अर्जुन सिंह थे जिन्होंने एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन दिया। बिल्कुल। तो 5% वोट तो ऐसे। और देखिए, जो राजपूत और भूमिहार, बिहार में उनकी आबादी ब्राह्मणों से कम है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा है। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, एक कास्ट के हिसाब से बहुत यूनाइटेड है, दूसरा कंसंट्रेटेड। जैसे भूमिहार समाज में आप देखेंगे वो वोटर आपको बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, बरबीघा, इधर कंसंट्रेट है। मोकामा हो गया, मतलब ये सारे इलाके। इसी तरह शाहाबाद प्रमंडल में जो है आप देखेंगे कि सारण में भी कुछ राजपूत वोटर 60-70 सीटों को प्रभावित करते हैं विधानसभा। तो वो पूरा चंक 2020 में ही तेजस्वी सरकार बना लेते, लेकिन बाबू साहब को वाला बयान देकर उन्होंने अपने हाथ से सत्ता जाने दिया। जबकि जगदानंद सिंह ने इतनी अच्छी फील्डिंग सेट की थी कि उसी बार तेजस्वी सीएम बन जाते। अब मैंने मनोज झा को किसने कहा यह कहने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की आंखों में जगदानंद सिंह खटक रहे, क्योंकि जगदानंद सिंह अनुशासन वाले आदमी थे। जगदानंद सिंह को साइडलाइन करके क्या मिल गया? अच्छा आप बताइए, जो बने मगनी लाल मंडल जी, ठीक है, पुराने नेता हैं, कितने अति पिछड़ों को साथ लेकर आए। उल्टा उन्होंने उनसे भी भूरा बाल वाला बयान दिलवा दिया गया इलेक्शन से पहले। बिल्कुल। तो अब वो चाहते हैं अगड़ा बनाम पिछड़ा, वो हो नहीं सकता बिहार में, क्योंकि पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री है। किस मुंह से वो अगड़ा बनाम पिछड़ा करेंगे? और जो विश्वास मत प्राप्त करने के दौरान जिस तरह से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की आंखों में आंखें डालकर जो स्टेटमेंट दिया है, उसका जवाब अभी तक तेजस्वी की तरफ से नहीं आया। और जो उन्होंने बोला, एक लाइन, बस एक लाइन, जो एक लाइन बोला प्रवीण जी, वो तेवर बताता है सम्राट चौधरी के, और वो सम्राट चौधरी के इरादे बताता है। उन्होंने बोला कि लालू यादव ने माफी मांगा, तब मैं फिर से गया आरजेडी में। एक बात। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो भाई अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सका घर में, वह दूसरे नेताओं के सम्मान की बात करता है। और इसके एक लाइन जोड़ा उन्होंने कि अगर आप व्यक्तिगत हमले हम पर बार बार करेंगे तो हम भी नहीं चुकेंगे, हमारे पास भी बहुत खजाना है। और तेजस्वी कोई जवाब नहीं दे सके इस बात का। आप सोचिए। तो मुझे लग रहा है जो सोशल इक्वेशन है अभी बीजेपी के पास, और जिस तरह से जेडीयू बीजेपी में अभी भी संबंध अच्छे हैं, जिस तरह से नीतीश जी का आशीर्वाद मिल रहा है सम्राट चौधरी, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी को भी यह महसूस हो गया कि इस कॉम्बिनेशन के रहते सत्ता उनके हाथ में नहीं आ सकती। तो एक होता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, और वो निशांत कुमार से संबंधित है कि क्या आपको लगता है कि जिस वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार असफल रह गए थे या उनको वो नहीं साध पाए थे, क्या उस वोट बैंक को भी निशांत कुमार साध पाएंगे क्या? क्योंकि जो सादगी है उनकी, उसको लेकर जनता में एक प्रकार से ये है कि नहीं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं निशांत कुमार, और निशांत कुमार सबको साथ लेकर चलेंगे। तो वो वोट बैंक भी क्या साध पाएंगे निशांत कुमार? हाँ, देखिए, इलेक्शन अभी काफी दूर है, और मुझे लगता है वोट परसेंट तो बढ़ेगा ही, 1-2% तो बढ़ेगा ही।
और वो 1-2% बहुत इफेक्टिव होता है। लोगों को लगता है कि 1-2% में क्या हो जाता है, 1-2% में बहुत कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए वोट प्रतिशत बढ़ने की बात नहीं। आप देखिए आज से 1-1.5 साल पहले क्या डिस्कशन होता था कि जेडीयू रहेगी कि जाएगी, कौन संभालेगा जेडीयू, वो डिस्कशन क्लोज हो गया। नीतीश, अब ये तो नहीं है जेडीयू के नेतृत्व को लेकर तो कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल। तो असली ये था कि आप देखिए जब कोई पार्टी क्या है, जितनी भी रीजनल पार्टी है वो सब व्यक्ति आधारित पार्टी, और अगर वो व्यक्ति ही नहीं दिखेगा सामने तो कार्यकर्ता किसके लिए था? निश्चित रूप से नीतीश जी की एक उम्र हो चली थी, तो उसको देखते हुए निशांत जी आया, और अब मुझे लगता है कि उनके वोटर्स में और समर्थकों में कोई कंफ्यूजन नहीं। असली बात ये थी कि ये जो कहते थे, अच्छा आप देखिए शक्ति सिंह यादव क्या कहते थे, आरजेडी के प्रवक्ता, नीतीश जी जैसे ही जाएंगे जेडीयू समाप्त, यही बोलते थे ना। बिल्कुल। अब निशांत को आने की बधाई क्यों दे रहे? तो डिस्कोर्स बदल दिया, निशांत ने डिस्कोर्स बदल दिया, सवाल बदल दिए विपक्ष के। अब हाँ ये जरूर होगा कि निशांत कितने सफल होंगे विफल होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जेडीयू नेतृत्वहीन है, जेडीयू को कौन देखेगा, या ये कोई नहीं कहेगा कि जेडीयू का विलय हो जाएगा बीजेपी में। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू5 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।